हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग आपका जो फिजिक्स का दूसरा चैप्टर चल रहा है वैद्युत विभव तथा धारिता के लेक्चर नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको वैद्युत विभव समझाया क्या होता है। उसके बाद किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव हमने आपको निकलवाया था। अब थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में ही काफी समझा चुका हूँ। वैद्युत द्विध्रुव हमने आपको क्या बताया था उस समय। देखिए, यदि दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर जुड़े रहते हैं तो इस निकाय को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते थे। तो वहां पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमने अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में और किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रकलन किया था। अब यहाँ पर इस लेक्चर में हम लोग क्या काम करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में हम लोग को वैद्युत विभव निकालना है। पहले चैप्टर में हम लोगों ने निकाला था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और यहाँ पर हम लोग निकालेंगे वैद्युत विभव। ठीक है, तो पहला इसका हम लोग पॉइंट पहले डिस्कशन करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान निकालेंगे। देखिए किस तरीके से। पहले मैं ये पहला ही हेडिंग लिख रहा हूं, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। अब अक्षीय स्थिति में हम लोग देखिए इस तरीके से इसका डायग्राम बना लें। मान लीजिए ये आपका कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है, ए बी इसका नाम है, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इसका मिड पॉइंट है O और इससे दूरियां हैं L, दोनों तो 2L है और ये वाली भी L है यहां से यहां तक की, और ये भी L है। इन दोनों AB के बीच की दूरी 2L है। अब इस की अक्षीय अवस्था में यहां पर एक बिंदु P है। कैसी अवस्था में? अक्षीय में, जिसकी द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से दूरी मान लीजिए स्मॉल r है। तो इस बिंदु P पर आपको वैद्युत विभव का प्रकलन करना है। अब इसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे कि ये जो बिंदु आपने P मान रखा है, इस बिंदु P पर पहले हम लोग कोई एक परीक्षण आवेश को रख देंगे। किसको रख देंगे? परीक्षण आवेश को। तो सबसे पहले तो हम लोग इसकी थ्योरी लिख लें कि माना कि एक कोई वैद्युत द्विध्रुव है AB जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर कि हमें वैद्युत विभव का प्रकलन करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखें कि ये जो प्लस क्यू आवेश है, यहां से इसकी दूरी कितनी है। देखो ये पूरी दूरी यहां से यहां तक की कितनी है? r है। इस r में से ये वाली l घटा दूं तो इतनी रह जाएगी यहां से यहां तक की, यानी कि प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी बचेगी QR माइनस L। प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी बचेगी?
आर माइनस एल। अब देखो माइनस क्यू आवेश से अगर मैं बिंदु पी की दूरी निकालूं तो यहां से यहां तक की आर है, ये इसमें एल और जुड़ गई, तो कितनी हो गई आर प्लस एल। कहां से? माइनस क्यू आवेश से। ठीक है, तो ये तो आप इसकी थ्योरी लिखेंगे। अब इसके बाद हम लोग एक एक करके निकाल लेंगे। सबसे पहले बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश रखा है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव निकालेंगे। फिर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव निकालेंगे। दोनों आवेशों को जोड़ देंगे तो हम लोगों को कुल विभव प्राप्त हो जाएगा। तो ये कंडीशन हम लोग को लगाना है। तो थ्योरी तो मैंने आपको और भी कई डेरिवेशंस में लिखवाई है, सेम उसी तरीके से आप लिख ही लेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव। हमने आपको कहा था कि विभव निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। इसको मान लेंगे हम लोग V1 बराबर कितना हो गया? 1/4πε0 के। और कितना क्या होता है फॉर्मूला? Q/R। अब R कितनी है यहां से यहां तक की? R माइनस L। ठीक है, अब ये विभव जो है वो अदिश राशि होती है, तो इसमें डायरेक्शन को देने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा बताओ? यहां से माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा? माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव ये हो जाएगा V2 बराबर 1/4πε0 के और Q/ माइनस क्यू, वो माइनस मैंने यहां लिख दिया, और R प्लस L। ठीक है, अब आपने V1 और V2 निकाल लिए। अब हम लोग क्या काम करेंगे? बिंदु P पर परिणामी विभव निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बिंदु P पर परिणामी विभव जो कि इन दोनों के योग के बराबर होगा, अर्थात बिंदु P पर परिणामी विभव क्या हो गया? V बराबर V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू रख दो 1/4πε0 और Q/R माइनस L। और ये माइनस ये वाला है ना, इसकी वजह से ये माइनस लग रहा है ना। कितना? 1/4πε0 और Q/R प्लस L। कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले लो? Q/4πε0 कॉमन, तो 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। अब क्या काम किया? Q/4πε0 और इधर R² माइनस L²। एलसीएम ले लिया। देखो ये सूत्र है a प्लस बी ए माइनस बी, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? a² माइनस b², अर्थात R² माइनस L²। इससे इसे डिवाइड किया, ये बचा, यानी कि R प्लस L माइनस ये वाला माइनस R
और प्लस एल। देखो आर से आर बैलेंस हो गया, तो एल और एल कितने हो गए 2l, 2l की क्यू से मल्टीप्लाई 2ql, यानी कि b बराबर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के तो सब में ही लगेगा, और कितना 2ql अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब 2ql बराबर क्या होता है p, चूंकि 2ql बराबर p है तो क्या बात हो गई, b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखिएगा इस एल का मान, चित्र हमने आपको ऊपर बनाया था, एल का मान आर की तुलना में बहुत कम है, इसलिए हम लोग क्या काम करेंगे कि आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर का मान और ज्यादा शून्य हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, यानी जीरो, लगभग हम लोग ये मान लेंगे जीरो है। तो यहां पर लिख दूंगा 9, क्या लिखते हैं, चूंकि L इज लेस देन R, अतः L स्क्वायर टेंड्स टू 0। अब देखो जब L बहुत छोटा है तो L का स्क्वायर करेंगे तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो उसको हमने ये मान लिया कि ये लगभग शून्य है, किसकी तुलना में, आर स्क्वायर की तुलना में, आर स्क्वायर की तुलना में इसकी वैल्यू 0 है, तब b बराबर कितना हो जाएगा, फिर b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपॉन आर स्क्वायर, l हो गया 0। अब निर्वात अथवा वायु के लिए निर्वात अथवा वायु के लिए k बराबर क्या है 1 है, तब निर्वात अथवा वायु के लिए k की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो b का मान कितना हो जाएगा, तब b हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर वोल्ट। तो इस तरीके से किसी भी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की गणना की जा सकती है। अब देखो बेटा हम लोग निकालते हैं इसका दूसरा पॉइंट, निरक्षीय रेखा पर, यूकेटोरियल लाइन पर दूसरा पॉइंट क्या है, निरक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव। अब देखो निरक्षीय रेखा पर अगर मैं वैद्युत विभव निकालूंगा तो वही बनाएंगे हम लोग। देखिए ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये पॉइंट P है, इसका नाम है A, इसका नाम है B, ये माइनस Q चार्ज, ये प्लस Q चार्ज, इन दोनों के बीच की दूरी L, ठीक है। अब इससे इस पर योग करके
आपने लंब ड्रॉ कर दिया। देखिए ये वाली जो डिस्टेंस है वो r है, ये l है, तो ये कितनी हो गई PB या फिर PA, ये हो गई है पाइथागोरस प्रमेय, आप इसमें लगा सकते हो। ये समकोण त्रिभुज है, तो वही सूत्र है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यानी कि आया अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब इसकी लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगी क्या, कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो कि -q व +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है, किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तकांक k है। वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में कोई एक बिंदु P है जिसकी केंद्र O से दूरी स्मॉल r है। बिंदु P से बिंदु A तथा बिंदु B पर मिला दिया। अब इस तरीके से अगर हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं POB में, समकोण त्रिभुज POB में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर से हम लोगों ने PB और PA की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब देखो जितनी PA है उतनी ही PB है, क्योंकि ये भी है ये भी r, तो ये भी आया आपका अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब हम लोग निकालेंगे बिंदु P पर, देखो अतः प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। फिर यहां लिखेंगे -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। अब -q आवेश के कारण कितना हो जाएगा V2, और V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अब -q है ना, तो मैंने आपको ये विभव में बताया था कि यहाँ पर मय चिन्ह के चार्ज लिया जाता है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन आएगा और नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, अर्थात ये माइनस यहाँ आ जाएगा और क्यूब अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है। ये V1 आ गया, ये V2 आ गया। अब बिंदु P पर परिणामी विभव इन दोनों के योग के बराबर होगा, तो निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर परिणामी विभव बिंदु P पर परिणामी विभव कितना हो जाएगा, देखो भाई निरक्षीय स्थिति में V बराबर V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू आपने निकाल ली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q अपॉन
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देख रहे हैं आप, ये और ये टर्म एक जैसी है, ये पूरी टर्म बैलेंस हो गई, यानी कि b बराबर 0। इसका क्या मतलब है कि निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान 0 होता है। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान क्या होता है? 0 होता है। अब देखिए हम लोग तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अभी तक जो आपने निकाला वैद्युत विभव वो अक्षीय स्थिति में निकाला था, फिर आपने निरक्षीय स्थिति में निकाल लिया। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि किसी भी बिंदु पर, यानी ब्रह्मांड के किसी भी बिंदु पर हम लोग विभव की गणना कर सकते हैं। तो हम लोग तीसरा पॉइंट, अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है कि किसी भी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु का मतलब होता है कि ना तो अक्षीय स्थिति है उसकी और ना ही निरक्षीय स्थिति है, बल्कि और कहीं कोई पॉइंट है। मान लीजिए इस तरीके से ये वैद्युत द्विध्रुव है और इस वैद्युत द्विध्रुव का ये है मध्य बिंदु O। ये है कहीं भी पॉइंट P। मान लीजिए इसका r, थीटा, ये आपने ध्रुवीय निर्देशांक मान लिए इसके, ठीक है, और ये इसके साथ जो कोण बना रहा है वो थीटा है। ये वही है a और b, माइनस q और प्लस q, दोनों के बीच की दूरी l और ये वाली भी l, और ये जो दूरी है वो है r। अब देखो भाई, इस पॉइंट P से अगर मैं ये वाली डिस्टेंस निकालूं और ये डिस्टेंस निकालूं तो ये डिस्टेंस निकालना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा और बहुत ज्यादा इसमें हम लोग को मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगी। तो हम इसका एक सरल तरीका भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने उधर किया था जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। इस वैद्युत द्विध्रुव जिसका कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, इसे हम दो घटकों में विभाजित कर लेंगे, दो भागों में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक इसका क्षैतिज घटक और एक इसका ऊर्ध्वाधर घटक। मान लीजिए इसका क्षैतिज घटक ये है और इसका ऊर्ध्वाधर घटक ये है, जो इस रेखा के साथ 90 अंश का कोण बना है। ये इसके साथ कितने कोण बना रहा है? 90 डिग्री का। कौन सा वाला? ये इसके साथ, ठीक है। इसके दो घटक हो गए, एक को हम लोग कह देते हैं P cos थीटा और एक को हम लोग कह देते हैं P sin थीटा, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा है इस तरीके से P cos थीटा P sin थीटा, इसका परिणामी है हो जाता था P। तो इसको हम लोग इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
अब देखो भाई, अगर ये वैद्युत द्विध्रुव, मेन वैद्युत द्विध्रुव तो यही है, इसको हमने दो घटकों में विभाजित कर दिया। एक घटक इसका ये p cos थीटा और एक घटक इसका p sin थीटा। तो p cos थीटा की अक्षीय रेखा पर बिंदु P है और इस वैद्युत द्विध्रुव की अगर मैं इसका ये वाला घटक लूं तो ये p sin थीटा की निरक्षीय रेखा पर बिंदु P है। इसका मतलब यह है कि इस दिशा में अगर मैं देखूंगा तो ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसकी अक्षीय रेखा में बिंदु P है, और ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसकी निरक्षीय रेखा में बिंदु P है। तो हम लोग इसकी मदद से दो जगह वैद्युत विभव की गणना करेंगे, एक इसकी अक्षीय रेखा में वैद्युत विभव और एक इसकी निरक्षीय रेखा में वैद्युत विभव, और उन दोनों वैद्युत विभवों को जोड़ देंगे तो हम लोगों को कुल विभव प्राप्त हो जाएगा। तो उसकी हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए क्या काम करेंगे, देखिए। ये आपका थर्ड पॉइंट है कि किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव देखिए, तो एक मान लीजिए मैं इस स्थिति में निकालूंगा तो जो इसका कुल विभव होगा, परिणामी विभव, वो इन दोनों विभवों के योग के बराबर होगा। कौन कौन से दोनों विभव? एक तो इसकी अक्षीय रेखा में, यानी कि परिणाम बिंदु, पहले तो वही सब लैंग्वेज लिखेंगे, उसके बाद बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव क्या हो गया? B बराबर B एक्सिस, एक्सिस का मतलब क्या? अक्षीय अवस्था में, प्लस B परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि लंबवर्धक रेखा पर। इसको हम शॉर्ट आइडिया में से कह सकते हैं P cos थीटा पर विभव और ये P sin थीटा पर विभव। अब देखो भाई, अक्षीय स्थिति में आपने विभव पहले ही निकाल लिया है, निरक्षीय स्थिति में भी आपने विभव निकाल लिया है। तो जो अक्षीय स्थिति में आपका विभव आया था उसकी वैल्यू कितनी थी? इसकी वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, और प्लस इसकी वैल्यू आई थी आपकी 0। तो बस इतना ही विभव हो गया, इसको 0 में जोड़ोगे तो B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। फिर निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए क्या k = 1, तब क्या बात हो गई? B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो ये हुआ भाई, किसी भी बिंदु पर विभव का मान आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब देखिएगा, इसकी दो स्थितियां हैं, अब हेड डालेंगे आप विशेष स्थितियां।
विशेष स्थितियों में क्या है? विशेष स्थितियों में पहला पॉइंट यदि बिंदु P क्या हो? अक्षीय अवस्था में, अक्षीय स्थिति में हो। अक्षीय स्थिति में हो इसका क्या मतलब है? अर्थात P इज इक्वल टू, अर्थात थीटा बराबर, देखो भाई जब ये अक्षीय स्थिति में है, ये लाइन है, इसी पर बिंदु P है, तो इस लाइन के साथ कितना कोण बन रहा है? 0, अर्थात थीटा बराबर 0। जब थीटा बराबर 0 है तब cos 0 बराबर हो गया 1, अतः विभव कितना हो गया? फिर विभव P बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P अपॉन R स्क्वायर वोल्ट। और यही हमने आपको अक्षीय स्थिति में विभव का सूत्र निकलवाया था। समझ गए? इसका मतलब यह है कि अक्षीय स्थिति में जो आपने सूत्र निकाला था वो इस सूत्र से प्राप्त हो रहा है, यानी कि जो आपका कॉन्सेप्ट था वो सही है। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर आप निरक्षीय स्थिति में निकालें तो क्या होगा? विशेष स्थितियों में नंबर 2, दूसरा पॉइंट इसको ए कह दो, ए इसको कह देना है बी। यदि बिंदु P कहां है? निरक्षीय स्थिति में है। यदि बिंदु P निरक्षीय स्थिति में है, अर्थात थीटा बराबर कितना है? 90, तब cos 90 बराबर कितना हो गया? 0। तो फॉर्मूला क्या बन गया यहां से? B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P अपॉन R स्क्वायर इंटू cos 90 की वैल्यू आएगी 0, अर्थात B बराबर 0। और ये आपने निरक्षीय स्थिति को सूत्र निकाला, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कर सकते हैं, चाहे वो अक्षीय में हो, चाहे निरक्षीय में हो, या फिर किसी भी बिंदु पर हो। तो हमने आज आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निकालना बताया। कितने पॉइंट थे? 3। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अवस्था में वैद्युत विभव, दूसरा बताया आपको वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा में स्थित किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव, और तीसरा पॉइंट बताया आपको वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान कैसे निकालते हैं। तो ये आपके वैद्युत द्विध्रुव की बातें थी। अब एक पॉइंट और आता है कि बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव कैसे निकालें। हेडिंग है बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव।
बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव। बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव। अब देखो यदि कोई सिस्टम इस टाइप का है कि जिसमें एक आवेश नहीं है बल्कि कई बहुत सारे आवेश हैं और उन आवेशों के कारण किसी बिंदु पर मैं विभव निकालना चाहता हूं, तो चूंकि ये एक अदिश राशि है इसलिए किसी एक बिंदु पर कई आवेशों के कारण वैद्युत विभव का मान उन सबके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। सपोज करिए कि आवेश है मान लीजिए Q1, Q2, -Q3, -Q4 और यहाँ को ये बिंदु P है। उस बिंदु P से इसकी दूरियां हैं क्रमशः R1, R2, R3 या R4, R जो भी है। तो अगर उसके लिए मैं वैद्युत विभव निकालूंगा तो पूरे विभव का मान क्या हो जाएगा कि इन सबके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। मान लीजिए कोई पॉइंट ये है, इस पर आवेश Q1 है, यहाँ पर है पॉइंट, इस पर आवेश Q2 है, यहाँ पर है, इस पर आवेश Q3 है, यहाँ पर है, इस पर आवेश Q4 है, ठीक है। और ये कोई बिंदु P है, तो निकाल लो ऐसे। ये मान दोनों माइनस के, ठीक। इसकी दूरी R1, इसकी दूरी R2, इसकी दूरी R3, इसकी दूरी R4। तो कुल विभव V का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना Q1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर माइनस Q3 अपॉन R3 स्क्वायर माइनस Q4 अपॉन R4 स्क्वायर बोल्ड। तो इस सूत्र की मदद से हम लोग टोटल विभव का मान निकाल सकते हैं। यानी कि आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो टोटल विभव का मान है इन सबके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। एक पॉइंट इसमें आता है, उसे कहते हैं समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ क्या होता है देखिए। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ क्या है? ये कोई भी एक ऐसा पृष्ठ है जिस पर प्रत्येक स्थान पर विभव का मान बराबर हो, तो ऐसे पृष्ठ को हम लोग समविभव पृष्ठ कहेंगे। कोई ऐसा पृष्ठ लें जिस पर हर जगह विभव का मान बराबर हो, तो उस पृष्ठ को हम लोग समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। जो अब देखो मैं एक डायग्राम की मदद से आपको समझाना चाह रहा हूं। मान लीजिए ये परीक्षण आवेश Q है। परीक्षण आवेश नहीं है, बस ऐसे ही आवेश है। परीक्षण आवेश होगा तो वैद्युत क्षेत्र ही नहीं होगा।
ये देखिए, ये कोई एक आवेश है, इस आवेश से चारों तरफ को यूं 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 वैद्युत बल रेखाएं चल रही है। अब वो वैद्युत बल रेखाएं जो है सब तरफ है, वैद्युत क्षेत्र है सब में। तो एक अगर हम ऐसे डॉट डॉट करके कोई ऐसा पृष्ठ ले लें जहां पर प्रत्येक स्थान पर वैद्युत विभव का मान बराबर हो, तो हम ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब देखिए, एक और मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, ये काल्पनिक है। मान लीजिए कि ये कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है। ये क्या चीज है? वैद्युत द्विध्रुव। मान लीजिए ये -q, ये +q। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के ठीक मध्य में यूं ऐसा हमने एक प्लेट लगा दी। कोई क्या लगा दी? प्लेट। अब इस प्लेट पर क्या है कि सभी जगह चार्ज इक्वल है। तो इस प्लेट की, मान लीजिए यहां पर ये ऐसी प्लेट है जो इसके ठीक ऐसी रखी है, तो यहां से इसकी दूरी निकालो, यहां से इसकी दूरी निकालो, ये दूरी और ये दूरी आपस में कैसे आएगी? बराबर आएगी। तो इस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना -q से उतना ही +q से, जैसे आपने निरक्षीय रेखा में निकाला। ऐसे यहां पर कोई बिंदु आ जाए इस जगह, तो इसकी दूरियां बराबर, तो यहां भी वैद्युत विभव की वैल्यू 0, इसके नीचे भी वैद्युत विभव की वैल्यू 0। तो कोई अगर हम एक ऐसा पृष्ठ ले लें, यानी कि जो ये वाला पृष्ठ था, इस पर हर जगह वैद्युत विभव का मान 0 आ रहा था, क्योंकि जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, तो टोटल विभव की वैल्यू 0 होती है। अर्थात कोई भी एक ऐसा पृष्ठ ले लें जहां पर वैद्युत विभव का मान प्रत्येक स्थान पर बराबर हो, तो हम ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। और इसमें समविभव पृष्ठ में एक बात ये बहुत जरूरी है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ये जो बल रेखाएं हैं वो पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू।